हेलो दोस्तों, मैं त्रुहन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम संविधान पढ़ रहे थे भैया, और संविधान में हम देख रहे थे संविधान सभा, और संविधान सभा के इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कैबिनेट मिशन को। और कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन की मैंने भैया सभी को मैंने उसकी विस्तार पूर्वक कहानी बताई थी कि उसमें क्या कितने सदस्यों की नियुक्ति होनी थी संविधान सभा में। और कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन भी किया गया था। उसमें अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि उस कैबिनेट मिशन में 389 सदस्यों की आंकड़ा फिक्स किया गया था। और 389 सदस्यों का मैंने आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे कैसे उसको बंटवारा किया गया था। और जैसे बंटवारा हुआ है दोस्तों, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि उसी समय जुलाई में ही क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। और चुनाव के दौरान क्या होता है भैया, उसमें कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर लेती है। और उधर अगर हम देखें मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग को उतना बहुमत नहीं मिल पाता है दोस्तों जितना बहुमत उसको चाहिए था। और कह सकते हैं मात्र 73 सीटें वो लेके आती है। इसीलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जो हमारी कैबिनेट मिशन चल रही थी, जो चुनाव चल रहा था जुलाई में, 6 जुलाई उसकी डेट थी। 6 जुलाई 1946 को चुनाव जब चल रहा था तो उसका बहिष्कार कहते हैं कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने कर दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जब मुस्लिम लीग ने दोस्तों कह सकते हैं कि संविधान सभा या प्रथम चुनाव का बहिष्कार किया, तो उसी समय कैबिनेट मिशन के बाद मुस्लिम लीग ने अलग ही अगर हम देखें तो इसने एक अलग पाकिस्तान की, एक अलग राष्ट्र की क्या कर देती है, मांग करती है। क्योंकि मुस्लिम लीग को उतनी उम्मीद थी कि मैं एक पूर्ण बहुमत से अपनी सीटें प्राप्त करूंगी। लेकिन यहां पर देखते हैं कि मुस्लिम लीग तो छोड़िएगा कि मुस्लिम लीग के अलावा भी कुछ अन्य सदस्य भी जो कि मुस्लिम लीग का समर्थन करना चाहते थे, उसके बाद जब कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है तो सारे लोग जितने भी सीटें थी वो कांग्रेस से जाकर मिल जाते हैं। और यहां पर देखते हैं मुस्लिम लीग अकेली पार्टी बन जाती है। तो उसीलिए मुस्लिम लीग ने प्रथम चुनाव का बहिष्कार किया, और बहिष्कार करने के बाद कई जगह दंगे फसाद भी इस पार्टी ने करने शुरू कर दिए। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग जब दंगे कर रही है तो उसी जुलाई के अगले महीने में 16 अगस्त 1946 ईस्वी को बताते हैं दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपना एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। कह सकते हैं कि एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एक कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने एक अपना अधिवेशन बुलाया, अपने लोगों को शामिल किया, और उसमें अपनी सारी बातें मुस्लिम लीग ने रखनी शुरुआत कर दी। क्योंकि जो संविधान हमारा बन रहा था दोस्तों, उस संविधान से कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग को कोई मतलब नहीं था। मतलब यही था कि उसको सीटें कम प्राप्त हुई, लोगों का समर्थन उसको कम प्राप्त हुआ। इसीलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 16 अगस्त को देखते हैं दोस्तों, एक थोड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट बता रहे थे कि भाई थोड़ा मैं छोटा लिखता हूं, तो आज मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं। ठीक है भैया, तो इतना छोटा भी नहीं है लेकिन मैं आज बड़ा करके लिख दूंगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो देखिए ध्यान रहे, वो भी आपकी जो समस्या थी वो भी मैं समाधान कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा 16 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को दोस्तों मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, जब संविधान सभा का बहिष्कार कर देती तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को यही मुस्लिम लीग क्या बनाती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। वाही दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि सही दिखाई दे रहा होगा, मुझे बताना अगर सही दिखाई दे रहा हो इतना, तो मैं इतना ही लिखूंगा। देखिएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को क्या होता है कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है। अब देखते हैं कि यहां पर देखिएगा मैं अगस्त में पहुंच चुका हूं।
मैं देखो सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, आप थोड़ी सी समय को ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, एक आध महीने के अंतर्गत ही सारे काम हुए, ऐसा नहीं कि साल चेंज हुआ है, साल वही चल रहा है 1946 ईस्वी का दोस्तों। तो जब मुस्लिम लीग दोस्तों कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, जो हमारे राजनेता थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, जो कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य बन रहे थे, जिन्होंने की संविधान सभा की मांग करी थी, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के बिना अनुमति, बिना शामिल होने के, जब तक मुस्लिम लीग शामिल ना हो जाएगी तब तक संविधान का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों ये संविधान एक व्यक्ति का नहीं था, ये एक धर्म का नहीं था, एक जाति का नहीं था, ये संपूर्ण लोगों के साथ मिलकर सबका समर्थन प्राप्त करने के बाद ही हमारे संविधान का निर्माण होगा। और उधर अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग पूरी भड़क चुकी है, मुस्लिम लीग कोई किसी भी राजनेता की बात सुन नहीं रही है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि जब मुस्लिम लीग यहां पर दंगे फसाद करने लगती है दोस्तों, तो यहां पर देखिएगा कुछ व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो संविधान सभा में काम कर रहे थे कुछ लोग, उनमें से अगर मैं बात करता हूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक निर्णय लिया ताकि जो भारत में अव्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को व्यवस्था में बनाना चाहिए मतलब। तो उसी लिए देखते हैं कि अगले महीने अगस्त सितंबर के महीने में क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ दंगे फसादों को रोकने के लिए एक पार्टी का गठन करते हैं, एक अंग्रेज की सहायता से। उस पार्टी का नाम था अंतरिम सरकार। अब दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बताइएगा अंतरिम सरकार का गठन क्यों हुआ है। दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस इसमें एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। उधर अगर हम बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग पहले से क्या है, कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रही है। तो अंतरिम सरकार का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए गठन किया ताकि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य आकर या मुस्लिम लीग के सारे सदस्य आए और अंतरिम सरकार का क्या करें दोस्तों, समर्थन करें। इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, 25 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का दोस्तों गठन कर दिया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों अंतरिम सरकार में मतलब इस सरकार में इतना अनुभव था, इतना उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग के सारे सदस्य क्या करेंगे, क्योंकि इस सारे सदस्य क्या करेंगे, इसका समर्थन करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब ये पार्टी बनेगी तो इसमें क्या क्या कहानी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया से पढ़ना है भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो हर चीज को बारीकी से। तो देखते हैं तो 16 अगस्त को क्या हो जाता है दोस्तों, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है। तो अगले ही महीने क्या होता है, 25 सितंबर दोस्तों, 25 सितंबर 1946 ईस्वी को दोस्तों अंतरिम सरकार का क्या कर दिया जाता है दोस्तों, गठन कर दिया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों एक अंग्रेज थे, उनका नाम था दोस्तों लॉर्ड बेमन। लॉर्ड बेमन की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और इसके अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो अन्य सदस्य में अगर हम बात करेंगे, जो अन्य सदस्य थे तो अन्य सदस्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भी काम हुआ था। इस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जब 25 सितंबर 1946 ईस्वी को इस पार्टी का गठन होता है, और इस पार्टी के गठन होने का मुख्य कारण यही था ताकि सारे लोग आए और इसका समर्थन करें, और जो व्यवस्था मतलब जो अव्यवस्था भारत में फैल रही है, जो मुस्लिम लीग दंगे फसाद कर रही है, वो आकर इसमें जुड़े और संविधान सभा का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। क्योंकि दंगे फसाद सब समाप्त हो जाएंगे और इसीलिए मतलब कि अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग को मनाकर संविधान सभा में हिस्सा बना देगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जब ये पार्टी का गठन हुआ तो यहां पर मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य ने भाग नहीं लिया। एक भी सदस्य यहां पर दोस्तों भाग लेने आया ही नहीं, क्योंकि उनको तो अलग राष्ट्र चाहिए था, उनको तो एक अलग संविधान चाहिए था अपना,
उनको तो अपने एक नए कानून नियम चाहिए थे। लेकिन यहां पर देखते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे, उनके दिमाग में जो बातें थी वो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेल दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके आगे की कहानी, जब ये पार्टी का गठन हो जाता है तो मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर ही रही है, लेकिन दोस्तों मुस्लिम लीग के कुछ ऐसे भी लोग हैं, मुस्लिम लीग के दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सितंबर का महीने में कोई भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर जैसे ही आया दोस्तों, जैसे ही अक्टूबर का महीना आया 5 सदस्य क्या हो जाते हैं, इसमें शामिल होने आ जाते हैं अंतरिम सरकार में। अब 5 सदस्यों का आने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो 5 सदस्यों का मुख्य कारण यही था कि अंतरिम सरकार आखिर कर क्या रही है। अंतरिम सरकार जो बनी है अंग्रेजों की सहायता से, एक अंग्रेज इसमें सदस्य रहे थे, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा था। तो कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि अंतरिम सरकार की जब तक रणनीति मुस्लिम लीग नहीं जानेगी तब तक तो कोई ना कोई मतलब कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग को वो आधार नहीं मिल पाएगा जो आधार वो चाह रही है, जो उसको मतलब कि कायदे चाहिए वो चीजें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि जब 25 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन होता है तो इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने इसमें भाग ले लिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे और ऐसी मतलब बता देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यार अच्छे से पढ़ाया जाए। और जब अच्छे से पढ़ोगे तो भैया कहीं भी जाने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, और आप खुद सोचोगे जिस दिन मैं इस संविधान सभा को कंप्लीट कराऊंगा और आपको लगेगा कि बाकी में अब तो कोई प्रश्न हमारा छूटा ही नहीं। बढ़िया से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको नोट करना लगे कि हाँ मुझे नोट करना, वहां आप नोट करते रहो, और बाकी आप कहानी तौर पे आप इस चीज को समझते रहो कि पीछे की कहानी क्या चल रही है। दोस्तों जब 26 अक्टूबर, अब कहां पहुंच चुके, सितंबर के बाद अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने दोस्तों, 5 सदस्यों ने भाग ले लिया। किसमें लिया भैया? अंतरिम सरकार में दोस्तों 5 सदस्यों ने इसमें क्या ले लिया? अंतरिम सरकार में भाग ले लिया। और जब अंतरिम सरकार में दोस्तों भाग लिया तो बताते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य यही था, भाई या तो आप सारे सदस्य आओ, भाई यही तो हो सकता है। भाई 5 सदस्यों का आने का क्या मतलब है? इसमें 5 सदस्यों का मतलब यही है दोस्तों कि इसकी रणनीति जानना, कि अंतरिम सरकार की क्या मतलब रणनीति है। तो मुस्लिम लीग इतनी पागल नहीं है कि अपने 5 सदस्यों को भेज रही है इसमें शामिल होने के लिए। कुछ समय के लिए इसको शामिल करने के लिए भेजा गया, और बताते हैं कि कुछ समय के पश्चात ही क्या हो जाता है दोस्तों कि मुस्लिम लीग भी कुछ शांति से अपने कार्य करने लगती है। कह सकते हैं कि जब 5 सदस्य यहां पर आ जाते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और कह सकते हैं कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जैसे जेबी कृपलानी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन सारे बड़े बड़े राजनेताओं को दोस्तों ये लगने लगता है कि मुस्लिम लीग अब क्या है, दंगे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो तो अंतरिम सरकार में शामिल होने आ गई। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको सीधा पॉइंट पे लेके चलता हूं कि जब यहां पर 5 सदस्य भाग ले लेते हैं तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है, प्रथम सभा का गठन किया जाता है, और प्रथम जो सभा होती है संविधान सभा की, प्रथम जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है। अब देखिएगा यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो तो दोस्तों मैं आगे चलता हूं। आगे की कहानी बहुत अच्छी है और यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आपके पूछे जा सकते हैं। अब मैं 9 दिसंबर 1946 की आपको बताऊंगा कि 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था प्रथम बैठक में, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, किसने पारित किया था, मतलब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहता हूं कि कैबिनेट मिशन के बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। देखिएगा मैं कुछ आपका रिवीजन करा देता हूं। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आपका
कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पता तो चल ही चुका होगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आपको लैंग्वेज पता चल जाए कि क्वेश्चन कैबिनेट मिशन के बाद। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब कैबिनेट मिशन के बाद मैंने आपको पढ़ाया कि ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी पार्टी थी संविधान सभा के दौरान, ध्यानपूर्वक सुनना सारे क्वेश्चन, ऐसी कौन सी पार्टी थी संविधान सभा के दौरान जिसने कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। तो दोस्तों मैंने पीछे बताया है वो है मुस्लिम लीग। 16 अगस्त को कौन सा दिवस कौन सी पार्टी का मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 16 अगस्त को, सीधा बताएंगे आप मुस्लिम लीग। जिस समय संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय कौन सी पार्टी का गठन किया गया था, कौन सी पार्टी का गठन किया गया था, दोस्तों मैंने आपको बताया वो कौन सी पार्टी है, वो पार्टी है अंतरिम सरकार। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइएगा अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था तो उसमें कितने सदस्य थे। दोस्तों 2 सदस्य थे, मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन से हो गए, लॉर्ड वेमन। इसके बाद पूछा जाएगा कि बताइएगा मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों ने अंतरिम सरकार में भाग लिया था, तो आप सीधा बताना है 5 सदस्यों ने भाग लिया। और आपको सन भी पूछा जाए, डेट अगर पूछा जाए 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को क्या होता है दोस्तों, इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने भाग ले लिया है। दोस्तों अब चलते हैं सीधा पॉइंट की ओर। क्या हो जाता है कि जब मुस्लिम लीग यहां पर शामिल हो जाती है, कुछ लोग मतलब शामिल हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक बुला ली जाती है, सभी सदस्यों को बुला लिया जाता है और एक तरह से सभी सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत कर ली जाती है ताकि जो संविधान बन रहा है अपना, उस संविधान में क्या कानून है, क्या नियम है, कौन कौन उसमें अध्यक्ष हैं, सबको अपने अपने विभाग बांटने के लिए दे दिए गए। तो 9 दिसंबर की कहानी दोस्तों मैं लेके चलता हूं कि 9 दिसंबर में क्या क्या यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रथम बैठक है आपकी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। देखते हैं भैया, यहां पर देखते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। मतलब कि संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दोस्तों क्या हो जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक बुला ली जाती है और इस बैठक में देखते हैं दोस्तों क्या क्या यहां पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों देखते हैं भैया यहां पर, तो 9 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 9 दिसंबर में क्या क्या यहां पर हुआ था। 9 दिसंबर में अगर हम देखते हैं तो जब सभा चल रही थी तो यहां पर दिखेगा इस संविधान सभा की जो प्रथम मतलब अध्यक्ष मान लीजिएगा या कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष, तो जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे इस सभा के, तो वो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष क्या भैया, अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए सचिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाते हैं कि एक संविधान सभा के एक अध्यक्ष मान ली जाए। देखो यहां से देखो मैं आपको बता देता हूं कुछ क्वेश्चन, यहां से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर पूछा जाए कि दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों एक याद रखना है कि पहले संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अस्थायी पूछा जाए, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, मैं क्या बोल रहा हूं, संविधान सभा के, यहां पर लिख दे रहा हूं, संविधान सभा के, ऐसे पूछे जाए क्वेश्चन, के प्रथम अध्यक्ष।
तो दोस्तों याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मत लगा देना। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो सीधा सा आपको जवाब देना है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको जो पद दिया गया था, या कह सकते हैं कि संविधान सभा में इनको जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था, वो आधार ये था कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और कह सकते हैं कि बड़े ही मतलब कि एक कह सकते हैं बहुत ही दिमागदार व्यक्ति थे। और बुजुर्ग इनकी आयु को देखते हुए, इनकी वृद्धता को देखते हुए, जो वहां पर हमारे संविधान सभा में राजनेता थे, जो हमारे काम कर रहे थे संविधान सभा में, उनको यह लगता है कि संविधान सभा में इनको एक सदस्यता दे दी जानी चाहिए। इसीलिए बताते हैं कि वृद्धता को देखते हुए इनको कह सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी संविधान सभा की, तो इसके तो अध्यक्ष चुना गया किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रथम बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दोस्तों यहां पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भैया। अब देखते हैं कि यहां पर देखिएगा, मैं बहुत बातें आपको बताने वाला हूं। अभी ऐसा नहीं है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो चल रही है यहां पर ही समाप्त है। आप बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से यहां पर देखना है मुझे। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों कि उपाध्यक्ष अगर पूछा जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनका प्रस्ताव किसने रखा था? मतलब कि जो सच्चिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसका किसी ना किसी व्यक्ति ने तो भाई पारित किया होगा या इनका प्रस्ताव रखा होगा। तो वो प्रस्ताव रखने वाला कौन था? बताओ जल्दी से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब प्रथम बैठक होती है तो इसका जो प्रस्ताव रखा था, सच्चिदानंद सिन्हा का जो प्रस्ताव रखा था दोस्तों, वो रखा था जेबी कृपलानी। इन्होंने, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने क्या रखा था? इनका प्रस्ताव रखा था। और कह सकते हैं कि यहां पर जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तो यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक से कि भाई प्रस्ताव किसने रखा? जेबी कृपलानी। लेकिन इसको पारित किसने किया? दोस्तों अगर हम पारित की बात करते हैं, जो पारित इन्होंने किया था, कह सकते हैं जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनका जो प्रस्ताव रखा तो जेबी कृपलानी ने। लेकिन पारित किसने किया दोस्तों? तो पारित की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कहते हैं कि इनका प्रस्ताव पारित कर दिया था। क्योंकि रखा किसने था, कहा किसने था कि भाई इनको क्या बनाया जाए? एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए या अध्यक्ष बनाया जाए, तो वो कहा था जेबी कृपलानी ने। लेकिन इसी को जो आगे बढ़ाया, जो प्रस्ताव को पारित कराया संविधान सभा में, तो वो किसने कराया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी संविधान सभा की प्रथम बैठक से, तो यहां से देखिएगा, अगर हम देखते हैं तो कभी कभी यहां से अगर पूछा जाए कि जो संविधान सभा थी, इसका जो समय था, वो समय क्या था? तो 11:45 पर ये क्या चल रही थी? सभा चल रही थी। कहीं कहीं 11 बजे भी बताते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 11:45 पे क्या हुआ था? ये संविधान सभा चल रही थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये चल कहाँ पे रही थी, किस राज्य में चल रही थी? तो राज्य अगर पूछा जाए तो दिल्ली में चल रही थी। कहाँ चल रही थी? दिल्ली में चल रही थी। अगर दोस्तों इसी संविधान सभा की और बात करते हैं, तो संविधान सभा में अगर हम देखते हैं, जो सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव हुआ था, अगर कह रहे हैं जो सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब एक कह सकते हैं कि सदस्यता बनाई गई थी कि ये व्यक्ति वृद्ध हैं और वृद्ध आयु को एक सम्मान दिया जाए,
तो ये जो हमने अवधारणा ली है, या कह सकते हैं कि जो वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव हुआ था, तो ये अवधारणा हमने कहां से ली थी? सच्चिदानंद सिन्हा का जो चुनाव हुआ था उसका आधार क्या था दोस्तों? यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिख लें आप, क्वेश्चन में बता चुका हूं। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनका आधार क्या था? किस आधार पर इनकी मतलब की नियुक्ति हुई थी, इनको मतलब सदस्यता की नियुक्ति की गई थी? तो इनका आधार था वरिष्ठता का आधार। क्या था? वरिष्ठता के आधार पर दोस्तों क्या हुई थी? इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब जो वरिष्ठता का आधार का पद है दोस्तों, ये जो पद लिया है हमने, ये जो आधार है, वरिष्ठता के आधार पर इनकी मतलब नियुक्ति होनी चाहिए, तो ये कहां से लिया है दोस्तों? ये लिया है फ्रांस से। कहां से लिया है? ये लिया है फ्रांस से। तो याद रखना है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, यहां से मैं समझता हूं कि दोस्तों एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, और आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स तैयार करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं वादा करता हूं, बिल्कुल वादा ही करता हूं आपसे, आप किसी भी किताब में देख लो, आप, मैं 101% बोलता हूं, यहां से संविधान सभा की प्रथम बैठक से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो मैंने आपको कराया है। हम देख चुके हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिएगा 9 दिसंबर 1946 से जितने भी क्वेश्चन थे या जो बनने वाले थे आपके एग्जाम में या पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, सारे ही मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। अब देखते हैं दोस्तों अगली कहानी क्या है। देखिएगा 9 दिसंबर हमने देख चुके हैं, तो 9 में आप 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 11। तो सीधा चलते हैं, 9 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो 11 दिसंबर दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय बैठक की, तो इस बैठक में देखिएगा क्या क्या यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो हमने देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन यहां से थोड़ा सा चेंज है। यहां पर इस दूसरी बैठक में थोड़ा सी कहानी चेंज है। वो देखिएगा क्या है कि यहां पे जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है, तो यहां पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकती है, नियुक्ति नहीं कहेंगे, निर्वाचन हुआ था। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अगर हम देखें इस बैठक की दोस्तों, तो इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया भैया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसी बैठक में इसके उपाध्यक्ष और बनाया गया था दोस्तों। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बनाया गया था H.C. मुखर्जी। आपसे देखिए क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जिस समय दूसरी बैठक हुई थी, तो उस समय स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, जो क्योंकि इनका निर्वाचन नहीं हुआ था दोस्तों, इनका निर्वाचन हुआ था, इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इनकी अगर हम बात करते हैं, तो इनकी H.C. मुखर्जी को कह सकते हैं कि नियुक्ति के दौरान उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसी बैठक के दौरान अगर हम बात करते हैं, संविधान सभा के प्रथम सचिव भी नियुक्ति की जा चुकी थी। वो थे K.M. मुंशी। संविधान सभा के प्रथम सचिव मान लीजिएगा, या संविधान सभा की दूसरी बैठक के सचिव मान लीजिएगा। जिस तरह से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक के सचिव कौन थे, तो आप बताएंगे K.M. मुंशी। K.M. मुंशी को सचिव बनाया गया था। और इसी दिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति हुई थी। वो थे V.N. राय।
वी.एन. राय को क्या बनाया गया था दोस्तों, इसका कह सकते हैं कि संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। तो दोस्तों यहां से देखिएगा मैं आपको क्या क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो किताबों में आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं इसी संविधान सभा की दूसरी बैठक से। आपको पता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन है? वी.एन. राय, कोई भी बता देगा। लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन चेंज भी तो पूछा जा सकता है, कुछ नया तरीका भी तो हो सकता है क्वेश्चन का, कुछ नई लैंग्वेज भी तो हो सकती है। वो लैंग्वेज क्या है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक सुनना कि संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राय की नियुक्ति संविधान सभा की कौन सी बैठक के दौरान हुई थी? अब दोस्तों जिसने पढ़ रखा है वही कर पाएगा, और जिसने भैया ऊपरी ऊपरी पढ़ रखा है ना, संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राय, तो वो वी.एन. राय नहीं रह जाएगा। अब यहां पे देखिएगा हमने क्यों बता रहे हैं इन चीजों को, आपको इतनी चीज क्यों बता रहे हैं। हम चाहते तो यहां पर ही आपको रोक सकते थे, भाई अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, बस कहानी खत्म। उपाध्यक्ष भी नहीं बताते आपको, सचिव भी नहीं बताते। सचिव भी आपको मिल जाए किताबों में कि भैया सचिव की नियुक्ति हुई थी, कौन है, के.एम. मुंशी। लेकिन दोस्तों यहां पे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर जैसी जब आपके सामने डेट आएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा यही प्रश्न कि बताइएगा संविधान सभा के सचिव के.एम. मुंशी की नियुक्ति कौन सी संविधान सभा के बैठक के दौरान हुई थी, अब आप बताओ कैसे कर पाओगे। जब दोस्तों आपने इतना पढ़ रखा है तो मैं समझता हूं कि अगर एक आध क्वेश्चन भी बाहर से आ जाएगा तो आप इतने लोगों को तो जान चुके हो कि भाई इनकी नियुक्ति कैसे कैसे हुई है, इनका निर्वाचन कैसे कैसे हुआ। जो कुछ नया दिखाई देगा वो आप लगा दोगे। अब इन्हीं की सदस्यता में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा सदस्य ऐसा नहीं है जो कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान नियुक्ति हुई थी, तो इसमें दे दे गांधी जी दे दे, तो गांधी जी इसके सदस्य नहीं थे। दोस्तों तुक्का भी तब लगता है जब आप इतनी चीजें जानते हैं, बोलते नहीं तुक्का लगा दिया। तुक्का कब लगता है दोस्तों, तब लगता है जब हमने 20 चीजें पढ़ रखी हो। अब पढ़ तो रखी है एक ही, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बताओ अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सब बता, चचीनानंद सिन्हा। अब चचीनानंद सिन्हा को दोस्तों तभी तो याद रख पाओगे जब उसकी पीछे की कहानी आप जानोगे, भाई वही तो जीएस है। अब इन चीजों को मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं, मैं पागल थोड़ी ना होगी आपको इतनी चीजों को पढ़ा रहा हूं फिर आपको लिख रहा हूं, यहां पर कहानी बता रहा हूं बैक की। अब भाई दोस्तों इसके बाद भी अगर जीएस याद ना हो तो बेकार है, फिर इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। मैं 4-4, 5-5 वीडियो क्यों बना रहा हूं आपको, इसलिए तो बना रहा हूं जब थोड़ा पढ़ाया जाए लेकिन बच्चे के दिमाग में आ जाए, ताकि उसको लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ा है, कुछ आप टाइम दे रहे हो 20, 25, 30 मिनट दे रहे हो वीडियो को, तो आपको लगे तो यार कुछ पढ़ा। आप सिर्फ किसी संस्था में जाए, किसी कोचिंग पे भी जाएं तो आप ऐसा ना लगे कि यार हमारी कुछ चीज छूट गई है। आप सिर्फ अपना नोट्स तैयार करते रहें और नोट्स को देखते रहो, टीचर का लेक्चर सुनते रहो, कहानी खत्म। 10 बार थोड़ी पढ़ोगे संविधान सभा को। तो दोस्तों यहां से देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनका जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों, इनका जो निर्वाचन हुआ था मैं बताना चाह रहा हूं, निर्वाचन वो किस राज्य से हुआ था दोस्तों। अगर निर्वाचन बिहार राज्य पूछे जाए तो सीधा बिहार बता देना। इनका जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों कहां से हुआ था, बिहार से हुआ था। तो लगभग मैं समझता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो अलग से कुछ क्वेश्चन होंगे वन लाइनर जैसे तो मैं आपको करा दूंगा दोस्तों, वो लास्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है भैया, 11 दिसंबर तक हम पढ़ चुके हैं। 11 दिसंबर तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपका पूछा जा सकता है। लगभग 11 दिसंबर तक कंप्लीट क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने 9 दिसंबर में 2 जोड़ा, अब 11 दिसंबर में भी 2 जोड़ दो, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाए, 11 2 13। तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 46 ईस्वी को संविधान सभा की तृतीय बैठक होती है या तीसरी बैठक होती है, या सभा लिख सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो तीसरी बैठक में अगर हम देखते हैं तो इस तीसरी बैठक से क्या हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बैठक पे बैठक चल रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है।
उस व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों अगर हम बात करते हैं वो एंट्री क्यों करते और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था तीसरी बैठक में। देखिएगा, तीसरी बैठक में शामिल होने आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो शामिल होने का कारण क्या था दोस्तों। जो तीसरी बैठक चल रही है और जो दूसरी बैठक चली थी और पहली बैठक चली थी, तो दोस्तों उन दो बैठक का अगर हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अभी तक ये नहीं पता था कि संविधान सभा में चल क्या रहा है, संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, जो संविधान बन रहा है उसका ढांचा किस प्रकार का होगा, उसके नियम किस प्रकार के होंगे, कौन सी चीजें कहां पर सजाई जाएंगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो इसी दिन बताते हैं जब तीसरी बैठक चलती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यही है कि वो उद्देश्य जानना चाहते थे कि संविधान सभा में क्या चल रहा है, जो संविधान बन रहा है, जो यहां पर नियुक्ति हुई है, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए, वो काम क्या कर रहे हैं, उसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। अरे यार, उद्देश्य देखने, उद्देश्य प्रस्ताव। मैं कोई चीज यहां पर आपसे पूछूं कि बताओ भैया आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से नोट्स तैयार कर रहे हैं, मुझे डिटेल दो, तो वही तो पूछने आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया इस बात को, और उन्होंने कहा कि हमें बताओ किस चीज का मतलब क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, और जब इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, मुख्य कारण इसका यही था क्योंकि जो संविधान सभा के जो सचिव थे, कह सकते हैं जो अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान का हिस्सा ना बन जाए, इस संविधान सभा का हिस्सा ना बन जाए, तब तक हम कोई भी आपको उद्देश्य नहीं बताएंगे। और वो भी बात सही है, उनकी भी क्या दिक्कत है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्या बताएं इस समय कि क्या चल रहा है। अभी तो सभा चल रही है, निर्माण नहीं हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, संविधान बनके तैयार नहीं हुआ दोस्तों अभी। इसीलिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो इस दिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसी प्रस्ताव को देखते हैं अगले साल 22 जनवरी 1947। देखिए 47 आ गई है, पहले दिसंबर चल रहे थे, अब जनवरी में आ गए, तो 47 हो गई है। 22 जनवरी 1947 को दोस्तों क्या होता है यहां पर, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, कह सकते हैं किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा भैया, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और जब स्वीकार किया जाता है तो बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस दिन क्या हो जाते हैं, इस सभा के एक साझेदार मान लीजिएगा, या इसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब मुख्यतः अभी तो हम पीछे पढ़ रहे थे कि अंतरिम सरकार के वो सदस्य रहे थे, लेकिन अब ये क्या हो चुके थे, संविधान सभा के भी एक सदस्य बन चुके थे। कब बने थे ये, तो आपको बताना है 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों यहां से अगर हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से ही, इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान सभा की प्रस्तावना, संविधान सभा की प्रस्तावना कहा जाता है। तो देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रस्तावना किस प्रस्ताव को कहा जाता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को। किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था ये, आप बताएंगे कब रखा था भैया, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन स्वीकार कब किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, तो 22 जनवरी 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने इसके सदस्य, तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों जब यहां पर ये बातें सारी हो जाती हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे भारतीय झंडे को या भारतीय तिरंगे को भी
सम्मानित किया जाता है, उसको कह सकते हैं कि स्वीकार किया जाता है, उसको एक सम्मान दिया जाता है भारतीय तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा। तो दोस्तों वो कब दिया गया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 22 जनवरी, सॉरी माफी चाह रहा हूं, 22 जनवरी नहीं, 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों भारतीय तिरंगे को स्वीकार कर लिया जाता है कब, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और देखिएगा दोस्तों, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि भारतीय तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो आप सीधा सा आंसर दे देना 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि इसी भारतीय तिरंगे की दोस्तों, तो एक आध प्रश्न यहां से देखिएगा भारतीय तिरंगे से मैं बता देता हूं जो आपसे पूछा है कि जी इस झंडे का निर्माण, अगर हम बात करते हैं कि भारतीय तिरंगे का निर्माण किस राज्य में, मतलब जो इसका जो तैयार हुआ था, इसका ढांचा, इसका जो कपड़ा था, इसका जो डिजाइन था, वो तैयार कहां हुआ था, इसका निर्माण कहां हुआ था। इसका निर्माण अगर पूछा जाए दोस्तों किस राज्य में हुआ था, तो राज्य का नाम है दोस्तों, निर्माण राज्य ऐसे कर लेना, निर्माण राज्य वो हुआ था राजस्थान में। तो देखिएगा दोस्तों राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय तिरंगे को स्वीकार किया गया, तो यहां से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय तिरंगे का निर्माण किस राज्य में हुआ था, तो सीधा सा जवाब देना आपको राजस्थान में। अच्छा, और यहां से देखिएगा एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं, याद रखना, वैसे पूछा नहीं गया अभी तक ये क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ लेते हैं। तो पूछा जाए कि किस जिले में हुआ था, राजस्थान का कौन सा जिला था, जिला अगर पूछा जाए तो दौसा जिला था। कौन सा जिला था भैया, दौसे जिले में। और पूछा जाए कि कौन से गांव में हुआ था इसका निर्माण, गांव भी मैं बता देता हूं, ओलौदा। कौन सा था, ओलूदा गांव है दोस्तों, इस गांव में इसका निर्माण हुआ था। अगर राज्य तक पूछे तो राज्य बता देना राजस्थान में, राजस्थान का कौन सा जिला है, दौसा है, और गांव कौन सा है, ओलूदा या ओलादू, इस तरह से गांव आए तो आप इस तरह से, अगर इस टाइप का कोई गांव आए तो आप लगा देना ओलूदा आए या ओलादू आए, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसका गांव का नाम दे रखा है। ऐसा नहीं कि भालूदा दे देगा, ओलूदा ही देगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिएगा दोस्तों, मैं अगले पार्ट यहीं मैं समाप्त करता हूं इस पार्ट को। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करना, शेयर करना और भैया सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो को भैया अंत तक देखा करो, ऐसा नहीं कि वीडियो को आगे पीछे करके देखते हो। और हो सके कि जितना आप जो मैं बना रहा हूं या जो भी मैं आपको वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूं, तो आप जितना हो सके उतने आप नोट्स तैयार करो और कुछ अपना ये भी देखा करो कि किताबों में क्या है। जब तक आप किताबों को नहीं देखेंगे तब तक आप ये चीज भी नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा ये तो देखा करो, किताब खोलने की आदत तो डालो कि सर ने पढ़ाया क्या है, क्या वो बात सही है गलत है, तो इतना काम कर लो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 101% आप सिलेक्टेड हो जाओगे किसी भी एग्जाम में भैया। तब तक के लिए धन्यवाद।